हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने DSEU जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 9वां मॉक टेस्ट। ये 9th मॉक टेस्ट बेस्ड होगा इंग्लिश के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इस टेस्ट में इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे। आपको 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं और जो भी आपका स्कोर रहता है वो स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा जैसा कि आपका DSEU एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा DSEU मॉक टेस्ट नंबर 9, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। इसमें बोला गया है इफ ही सेव्स मनी ही वुड नॉट हैव बीन सो मिजरेबल टुडे। यानी कि अगर वह पैसे बचा लेता, यानी कि अगर वो पैसे सेव कर लेता तो आज उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। ठीक है, तो सिंपली ये दो एक्शंस की बात कर रहा है। एक पहले का एक्शन बताया जा रहा है और दूसरा उसके बाद का एक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ ही सेव्स मनी ही वुड नॉट हैव बीन सो मिजरेबल टुडे। तो हमें बताना है यहाँ सेव्स जो लिखा है इसकी जगह पर कौन सा वर्ड यहाँ पर ठीक मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि दो एक्शंस की बेसिकली बात की जा रही है कि अगर वो पैसे बचा लेता तो आज उसकी हालत अच्छी होती। ठीक है, क्योंकि उसने पैसे नहीं बचाए, सेव नहीं किए, तो इसलिए उसकी हालत बहुत ही मिसरेबल हो चुकी है। इसमें क्या आएगा, सिंपली जब पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसमें आप क्या लगाते हैं, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस में V3, हेड प्लस V3 का आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इफ ही हैड सेव्ड मनी ही वुड नॉट हैव बीन सो मिजरेबल टुडे। अगर उसने पैसे बचा लिए होते तो आज उसकी इतनी बुरी हालात नहीं होते। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैड सेव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हर होल वर्ल्ड डैश व्हेन हर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर। तो यहाँ पर एक फ्रेज है, आपको बताना कौन सा फ्रेज इसमें सूट होगा। तो देखिए, हर होल वर्ल्ड डैश व्हेन हर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि जब उसका घर वॉर के दौरान टूट गया, तबाह हो गया, तो उसके साथ क्या हुआ, डैश। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा फेल अपार्ट। तो फेल अपार्ट बेसिकली क्या होता है ना, एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है, जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं जब किसी का सब कुछ तबाह हो जाए या सब कुछ बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो जाए, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। हर होल वर्ल्ड फेल अपार्ट, यानी कि उसका पूरी दुनिया सब कुछ तबाह हो गई, मिट्टी में मिल गई। व्हेन हर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट फ्रेज यहाँ पर यूज होगा वो कौन सा होगा, फेल अपार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द फिशरमैन वेटेड फॉर अ डैश फिश टू बाइट द लाइन देन द वन ही हैड ऑलरेडी कॉट। इसमें बोला गया है द फिशरमैन वेटेड फॉर अ डैश फिश टू बाइट द लाइन देन द वन ही हैड ऑलरेडी कॉट। यानी कि जो फिशरमैन था वो वेट कर रहा था एक और मछली पकड़ने के लिए, देन द वन ही हैड ऑलरेडी कॉट, यानी कि एक मछली वो ऑलरेडी पकड़ चुका था और वो ट्राई कर रहा था एक दूसरी मछली पकड़ने की जो कि उससे क्या हो, है ना। तो ये ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट फिट होगा, बिग होगा, बिगर होगा, बिगेस्ट होगा या मोर बिग होगा। तो देखिए, ये आपने जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक मछली का दूसरी मछली से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कि द फिशरमैन वेटेड फॉर अ डैश फिश टू बाइट द लाइन देन यहाँ पर आ गया देन मीन्स कंपैरिजन, देन द वन ही हैड ऑलरेडी कॉट, यानी कि फिशरमैन वेट कर रहा था एक बड़ी मछली पकड़ने की जो कि उस मछली से बड़ी होगी जो कि उसने ऑलरेडी पकड़ चुका था। ठीक है, द फिशरमैन वेटेड फॉर अ बिगर। ठीक है, तो बिगर फिश टू बाइट द लाइन देन द वन ही हैड ऑलरेडी कॉट। बिगर का यूज क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है बिग की। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ कहीं भी कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं,
वो हो जाती है अपनी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये जो बिग था, बिग का हमने क्या कर लिया यूज, बिगर फिश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही मस्ट बी अ डैश टू रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस, तो वह एक डैश होना चाहिए क्योंकि वह भाग जाता है चुनौतियों से। तो कावर्ड का मतलब क्या होता है, वही कावर्ड होता है अपना जो कि बेसिकली डरपोक होता है एक तरह से, जो चुनौतियों से डरता है। सो ही मस्ट बी अ कावर्ड टू रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स था, कावर्ड क्या आ जाएगा इसमें, फिल हो जाएगा। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट यहाँ पर फिट नहीं होता क्योंकि स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खर्च करता है ना। ठीक है, वहीं ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन होता है जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने का। ठीक है, जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग होते हैं उसको बोलते हैं ग्लूटन। वही मिसक्रिएंट होते हैं बेसिकली जो समाज में उपद्रवी होते हैं, बदमाश लोग होते हैं। ठीक है, जो कि लड़ाई झगड़े में शामिल रहते हैं, उसको कहा जाता है मिसक्रिएंट। तो इन तीनों में से कोई भी फिट नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, कावर्ड। ही मस्ट बी ए कावर्ड टू रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया जोआन्ना डैश अबाउट द पार्टी एंड स्पॉइल्ड द सरप्राइज, यानी कि जोआन्ना ने क्या करा, पार्टी में स्पॉइल्ड द सरप्राइज, सरप्राइज को बर्बाद कर दिया, उसको बेसिकली बता दिया टाइम से पहले ही। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ईडियम यूज होगा। तो एक ऐसी चीज जो कि बेसिकली एक तरह का सरप्राइज हो और जिसको पहले से ही बता दिया जाए, तो उसका जो करेक्ट ईडियम होता है वो होता है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो सरप्राइज था, जो बात छुपाई जा रही थी, उसको सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल देना, तो वो सरप्राइज क्या हो गया, बेकार हो गया। सो जोआन्ना लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द पार्टी एंड स्पॉइल्ड द सरप्राइज, यानी कि सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया। वहीं अगर इसकी बात करते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, तो इस ईडियम का मतलब होता है हर एक तरह का प्रयास करके देख लेना। ठीक है, जितना भी कोशिश की जा सकती थी सभी कोशिश आजमा कर देख लेना, उसको बोलते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। वहीं ये वेंट द होल 9 यार्ड्स, ठीक है, वेंट द होल 9 यार्ड्स का बेसिकली मतलब होता है कुछ भी अवेलेबल होना, हर एक चीज़ अपने पास होना या पॉसिबल होना कुछ भी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं जैसे एवरीथिंग अवेलेबल, कुछ भी चीज़ आपके, हर एक चीज़ बेसिकली आपके पास होना, एवरीथिंग अवेलेबल, पास होना या कोई भी पॉसिबिलिटी होना, है ना, अवेलेबल। ठीक है, या फिर पॉसिबल होना कुछ भी चीज़। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेंट द होल 9 यार्ड्स। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्लेड डेविल्स एडवोकेट, तो इसका मतलब होता है बेसिकली समवन हु टेक्स वर्स साइड, यानी कि अगर मान ले जैसे कोई सिचुएशन है तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ झगड़े के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए एक गलत साइड का साथ देता है, तो उसको बोलते हैं प्लेड डेविल्स एडवोकेट, यानी कि समवन हु टेक्स द वर्स साइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट के लिए किसी गलत साइड लेना, किसी की भी गलत साइड लेना जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट, उसको बोलते हैं प्लेड डेविल्स एडवोकेट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बिलो वर्ड। सो इरोड, इरोड का मतलब आई होप कि आपने साइंस में या केमिस्ट्री में स्पेशली पढ़ा होगा, इरोजन, है ना, इरोजन करके, तो किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन होना, उसका घटता जाना, है ना, या फिर उसकी कीमत में या उसकी सिचुएशन में और ज़्यादा कमी आना, उसको बोलते हैं इरोड, है ना। तो इसका हमें बताना है क्या, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो इरोड का मतलब होता है डेप्रिशिएट होना, कमी होना, कुछ भी, है ना, बेकार होना। वहीं बिल्ड क्या इसका अपोजिट दिख रहा है, बिल्ड मीन्स बनाना, निर्माण करना, है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिल्ड। वहीं ग्रिंड की बात करते हैं तो ग्रिंड आपको पता ही होगा, जो ग्रिंडिंग होता है बेसिकली मिक्स करना, है ना, पीसना किसी भी चीज़ को। स्पॉइल का मतलब होता है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जैसे स्पॉइल द बीन्स, एक वो भी है कि एक ईडियम है, तो सब कुछ बेकार कर देना। स्पॉइल का सेंस आप उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, स्पॉइल यानी कि सब कुछ तबाह कर देना या बेकार कर देना, है ना, या काम खराब कर देना, उसको भी स्पॉइल की सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। वहीं गिनों का मतलब होता है जब हम बाइट करते हैं ना, कुछ भी चीज़ काटी जाती है, यानी कि दांत से जब हम काटते हैं तो उसको बोलते हैं गिनो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गिनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इरोड का जो एंटोनिम होगा वो होगा बिल्ड, यानी कि निर्माण करना या बनाना। 7th में हमें बताना है परपेचुएट का सिनोनिम। परपेचुएट का मतलब होता है बेसिकली कुछ भी काम लगातार करते जाना, है ना, परपेचुएट, लगातार, एटर्नल जिसके को कह सकते हैं ना, एटर्नल इसका सिनोनिम हो सकता है, जिसका
अंत ना हो, लगातार चलता रहे, परपेचुएट। वहीं टर्मिनेट तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जिसका अंत हो जाए, है ना, खत्म हो जाए। वहीं कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं हम कमेंस। वहीं जो डेजिस्ट है, डेजिस्ट का मतलब होता है एक तरह से कुछ भी चीज़ स्टॉप करना, बंद करना या रोकना, तो उस सेंस में हम डेजिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ना तो टर्मिनेट इसका आंसर है, ना ही डेजिस्ट है, ना ही कमेंस है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इमोर्टलाइज। ठीक है, जैसे ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, हर एक ह्यूमन को बेसिकली अंत में मर जाना है, लेकिन इमोर्टल क्या होता है, जो कि कभी ना मरे, या बेसिकली जिसका अंत ना हो, अनंत हो, परपेचुएट, लगातार, इमोर्टलाइज, है ना, एटर्नल। ये सभी क्या है, बेसिकली सिनोनिम्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इमोर्टलाइज। इसमें हमें बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो हमें बताना है मिस स्पेल्ट इसमें से कौन सा होगा। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, है ना, धोखा या छल कपट करना। तो डिसीट तो ठीक लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग में तो कोई गलती है नहीं। ठीक, तो वहीं अगर मैं बात करता हूँ पेरफिडाई की, तो पेरफिडाई का मतलब होता है बीट्रे करना या गद्दारी कर देना किसी से, है ना। पेरफिडाई का मतलब इसका सिनोनिम होता है क्या, बीट्रे, है ना, बीट्रे करना। डिसीट का मतलब धोखा देना, तो ये दोनों की स्पेलिंग तो ठीक है। रैथ, रैथ का मतलब होता है बेसिकली क्रोध या गुस्सा करना, है ना, गुस्सा, क्रोध, एंगर। ठीक है, उसका यूज होता है, तो रैथ की स्पेलिंग भी ठीक है। वहीं जेलेसी क्या है, जेलेसी की स्पेलिंग गलत है। जेलेसी मीन्स सबको पता है जलन होना, है ना, इसको एनवी भी बोला जाता है। एनवी एक डिओड्रेंट भी होता है। ठीक है, तो एनवी कह लीजिए, जेलेसी कह लीजिए, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, JEALOUSY, जेलसी। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, इसमें यू नहीं लगाया हुआ है, यानी कि ये मिस स्पेल्ट वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो इसमें हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो पढ़ के देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, इन फैक्ट देर आर 1,000 लेसन्स दैट नेचर कैन टीच अस। तो ये तो इनफैक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और शायद ही कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो कि इनफैक्ट से हमें देखने को मिलता है। हो सकता है स्टार्ट, लेकिन और एक बार ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ के देख लेते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है ना कि ऐसे स्टार्ट होगा। बाकी देखते हैं, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेज अस टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। ये भी अगेन किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेज अस, यानी कि कौन टीच करता है ग्रेटेस्ट लेसन, वो इससे पहले सेंटेंस आएगा। तो सी वाले को पढ़ के देखते हैं। इसमें बोला नेचर इज आवर मदर आवर फर्स्ट टीचर। तो ये सेंटेंस लग रहा है ना, जो जैसे कि किसी भी सेंटेंस का बिल्कुल स्टार्टिंग का सेंटेंस होता है, तो इससे मतलब पढ़ने में ही इसको पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में आना चाहिए। सो नेचर इज आवर मदर आवर फर्स्ट टीचर। तो अगर मैं देखूं तो सी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन कौन से हैं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, यानी कि इन दोनों में से कोई सा आंसर होना चाहिए। तो नेचर इज आवर मदर आवर फर्स्ट टीचर, तो क्या उसके बाद बी आएगा या डी आएगा। तो टीचर वी ऑल्सो लर्न टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आवर जॉयज एंड सोरोज एंड फियर्स। तो ये तो ठीक नहीं लग रहा, इसको पढ़ के देखते हैं। बी, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेस। तो यहाँ पर देखिए टीचर की बात की जा रही है। ठीक है, नेचर इज आर मदर आर फर्स्ट टीचर, और यहाँ पर टीचर्स की बात की जा रही है, क्या पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस सिंक्रोनाइज वे में दिख रहे हैं कि एक के बाद एक आएगा। ठीक है, तो सी के बाद यानी कि क्या आना चाहिए, बी। तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी बी डी है, यानी कि नेचर इज आर मदर आर फर्स्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेज अस टू इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ, and we also learn to maintain composure through our joys, sorrows and fears. In fact, there are 1,000 lessons that nature can teach us. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें ये तो सिंपल सा वर्ड है, आई होप आपको ये पता भी होगा, इंट्यूशन। ठीक है, तो ये होता है ट्यूशन की स्पेलिंग तो आप सभी को आती होगी, ट्यूशन और उसके आगे लगा दो इन, तो ये बन जाता है क्या, इंट्यूशन। ठीक है, अब अगर इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है बेसिकली अपने बारे में कुछ जानना, है ना, अंतर्ज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, या इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं ना। सो उस सेंस में इसका क्या होता है, यूज होता है इंट्रूजन, है ना, इंट्यूशन। इनका मतलब ही क्या आ रहा है, अंदर से। ठीक है, इनका मतलब अंदर, तो अंतर्ज्ञान, भीतरी ज्ञान होना, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। देन इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो पेनेट्रेट तो ठीक लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ को भेद के जाना, उसके अंदर घुस जाना। ट्रेशरी, ट्रेशरी बेसिकली खजाने को बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। डिस्कशन सभी को पता ही है, बातचीत, वार्ता।
तो ये भी ठीक लिखा हुआ है, डबल एस आता है इसमें, ठीक है। लेकिन इम्पॉसिबल अगर मैं देखूँ तो इम्पॉसिबल में हमेशा क्या आता है, डबल एस आता है। तो यहाँ पर क्या है, POS सिंगल एस दिया, यानी कि ये क्या है, इनकरेक्टली बेसिकली मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो इम्पॉसिबल में क्या आता है, डबल एस आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगेन जंबल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो पढ़ के देखते हैं। इसमें बोला है ये पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, वाइल इन मिडल स्कूल, तो इसके बाद से हमें सेंटेंस बनाने हैं। सो वाइल इन मिडल स्कूल, तो लव से तो स्टार्ट होगा नहीं। जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू वर्क ऑफ ए लामा, तो ठीक है, वाइल इन मिडल स्कूल यानी कि जॉन जो है जब वो मिडल स्कूल में था, तो ये ठीक सेंस भी आ रहा है कि वाइल इन मिडल स्कूल जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्क ऑफ अलामा। एंड तो पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से देख लेते हैं, पी से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि स्टार्ट हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर भी हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं थोड़ा, जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू वर्क ऑफ अल्लामा डेविड, तो ये किसी का नाम है, ठीक है, जॉन एक नाम है। जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू वर्क ऑफ अल्लामा डेविड हुज पोएट्री इज स्टीप्ड इन फिलोसफी, ठीक है, PSRQ, एंड ही इमीडिएटली फेल इन लव, तो फेल इन लव ये एक पूरा आपको फ्रेज याद होगा, ठीक है, फेल इन लव। तो इसके सेंस इसका यूज करके भी हम आंसर बता सकते थे ना कि आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। तो इसमें भी आर के बाद क्यू नहीं है, इसमें भी आर के बाद क्यू नहीं है, इसमें आर के बाद क्यू है, लेकिन ये एस से स्टार्ट हो रहा था, तो डेविड से तो स्टार्ट होगी नहीं, डेविड हुज पोएट्री इज स्टीप्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमें बताना है सेम वर्ड एज द मीनिंग गिवन वर्ड, ठीक है। तो मेरिटेड का बेसिकली हमें बताना है सिनोनिम क्या होगा। तो मेरिट, मेरिट का मतलब आपको पता ही है, जैसे एग्जाम होते हैं तो उसमें मेरिट निकलती है, यानी कि उन लोगों का नाम आता है उस मेरिट में जो कि उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो मेरिट का हमें सिनोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजर्व, ठीक है। डिजर्व क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा अपना क्या, डिजर्व, ठीक है। वहीं प्राइड का मतलब आपको पता ही है, गर्व, ठीक है। और करेक्टेड का मतलब तो सभी जानते ही हैं। और वहीं अगर मैं प्रूड की बात करूं तो प्रूड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि धोखा देता है ना, कपटी, छल छल कपट करने वाला है ना, बोले हिंदी में बोले तो कपट या कपटी, या जो छल करता है उसको बोलते हैं क्या, प्रूड, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, क्या है इसका करेक्ट आंसर है अपना डिजर्व। मेरिटेड का क्या हो जाएगा सिनोनिम, डिजर्व। ये है अपने एरर वाले क्वेश्चन। सो इसमें बोला है फ्लाइंग रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी, सो बैट्स नीड टू कंज्यूम न्यूट्रियस फूड। सो देखिए यहाँ पर बेसिकली एक जनरल बात कही जा रही है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी एक जनरल बात कही जाती है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्लाइंग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ, तो रिक्वायर्ड इन्होंने किस में, पास्ट फॉर्म में दे रखा है, जिसकी ज़रूरत थी ही नहीं यहाँ पर, है ना। रिक्वायर्ड नहीं आता यहाँ पर, सिंपली रिक्वायर्ड हो जाता। तो फ्लाइंग रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, सो बैट्स नीड टू कंज्यूम न्यूट्रियस फूड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इसमें एरर आ जाएगा। फ्लाइंग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक जनरल बात बताई जा रही है, तो उसको हमेशा हम सिंपल टेंस में यूज करते हैं। देन अगला एरर का क्वेश्चन है, आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टू नो मोस्टली अबाउट दीज नॉक्टुमल, ओके, नॉक्टर्नल क्रिएचर्स। सो आई बिलीव, आई के साथ बिलीव की जो फॉर्म है वर्ब की वो प्लूरल है, वो ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट, इसमें भी कोई गलती है। टू नो मोस्टली अबाउट, तो मोस्टली तो अपना एडवर्ब हो जाएगा, तो मोस्टली की जगह यहाँ पर अगर मैं मोर अबाउट कर दूँ तो और ज़्यादा बेहतर ये सेंटेंस बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टू नो मोर अबाउट, है ना। ऐसा सेंटेंस भी आपने कई बार पढ़ा होगा, टू नो मोर अबाउट, ऐसा बल्कि हम नहीं पढ़ते कि टू नो मोस्टली अबाउट, है ना। टू नो मोर अबाउट, तो ये क्या आ रहा है, ठीक सेंस आ रहा है, यानी कि मोस्टली यहाँ पर गलत दे रखा है, इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, मोर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एरर है, इसमें एरर क्या है, मोस्टली की जगह मोर का यूज हम कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, आर यू एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट द ऑल वर्ल्ड। तो अबाउट द ऑल वर्ल्ड क्या होता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता, एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए था, ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या लगा यहाँ पर, द, डेफिनेट आर्टिकल, तो द पहले नहीं आएगा बल्कि द बाद में आएगा। ऑल द वर्ल्ड होता है, ना कि द ऑल वर्ल्ड। तो आर यू एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट ऑल द वर्ल्ड, तो
इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, इसमें बेसिकली इस पार्ट में एरर है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द ऑल वर्ल्ड नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, ऑल द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है 10 फर्स्ट कॉपीज ऑफ दिस हैंड आउट आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। तो ऑफ दिस हैंड आउट तो ठीक है, आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर, इसमें भी कोई गलती नहीं लग रही। तो गलती कहाँ पर है, यहाँ पर क्या गलती है ना, आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव चैप्टर में, कि कुछ बेसिकली जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका एक स्पेशल ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में उनको रखा जाता है, ठीक है। तो उन ऑर्डर को बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो है ना, ये अपना जो फर्स्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पहले आता है, 10 बाद में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 10 ऑर्डर होता है, फर्स्ट 10 ऑर्डर। ये रूल होता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि आपने एडजेक्टिव में आई होप पढ़ रखा होगा। 10 फर्स्ट नहीं होगा, बल्कि 10 बाद में आएगा, और फर्स्ट क्या आता है, पहले आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10 कॉपीज है, ओके। सो फर्स्ट 10 कॉपीज ऑफ दिस हैंड आउट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें 1 में क्या है, एरर है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 फर्स्ट कॉपीज ना होकर क्या होगा, फर्स्ट 10 कॉपीज ऑफ दिस हैंड आउट आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 18 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। तो फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री को क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट, यानी कि जो फॉरनर है वो अपनी कंट्री में आकर रहने लग जाए उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट, और अपनी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, ठीक है। एमिग्रेंट जैसे एग्जिस्ट होता है ना, एग्जिट, तो एग्जिट से एमिग्रेंट आप याद रख सकते हैं, और इन से आप याद रख सकते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। यानी कि इमिग्रेंट जो आ रहा है, इन से आप बेसिकली कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। वहीं एग्जिट से आप याद रख सकते हैं, एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो उसी से एमिग्रेंट, ठीक है। तो एमिग्रेंट अपने देश से दूसरे देश में जाना, इमिग्रेंट बाहर से, फॉरेनर का खुद अपने देश में आना। एलियन आपको पता ही है, दूसरे प्लेनेट का जो भी होता है उनको बोला जाता है एलियन। और रेन होता है बेसिकली एक तरह का रूल करना या शासन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, रेन होना किसी का पूरे एम्पायर के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है कि जब आप किसी की टेरिटरी को, किसी देश की टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना चाहते हो तो उसको क्या बोला जाता है, बिसीज कर लेना, कब्जा लेना, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बिसीज, ठीक है। बिसीज का मतलब होता है किसी भी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना। और जनरली ये सब किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, ठीक है, हथियारों की मदद से जब किसी प्लेस को घेर लिया जाता है उसको कब्जे में करने के लिए, तो उसको बोला जाता है बिसीज। असॉल्ट का मतलब आप सभी को पता ही होगा, परेशान करना, या किसी को भी बेसिकली मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असॉल्ट करना, उसको आप कह सकते हैं कि परेशान, बेसिकली परेशानी में डालना या परेशान करना, तो उस सेंस में इसका यूज हो सकता है। वहीं 45 का मतलब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 45 और रैम्पार्ट, इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सी और डी, यानी कि 45 और रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है रैंक एंड फायर। तो इसका आपको बताना है, ये ईडीएम है, इस ईडीएम का क्या मतलब होता है। तो सिंपल है, ईडीएम आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल का बेसिकली मतलब होता है कॉमन पीपल, ठीक है। जो आम आदमी होते हैं उनको बोला जाता है रैंक एंड फाइल, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि ईडीएम फ्रेज वोकैब्स जो होते हैं ये सारे के सारे आपको बेसिकली याद रखने होते हैं। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसमें बोला है अब्सटेन, अगेन बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब्सटेन करना आपने यूएन के बारे में सुना होगा, वहां पर इंडिया ने कई बार अब्सटेन किया है। अब्सटेन का मतलब होता है किसी के भी ना तो बेसिकली वोट देना, यानी कि अगर दूसरे सेंस में बोलूँ तो त्याग देना या छोड़ देना। जैसे होता है ना, वोटिंग होती है यूएन में, तो उसमें कोई यस वोट करता है, कोई नो वोट करता है, और कोई अब्सटेन कर लेता है, यानी कि छोड़ देता है वोटिंग कोई, तो उसको बोला जाता है अब्सटेन, यानी कि त्याग देना, ठीक है। तो त्याग देना इसका जो सिनोनिम होता है, इसमें सिनोनिम हमें बताना है, मैंने लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना तो वो होगा फोरगो, ठीक है। फोरगो का मतलब भी बेसिकली होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। वहीं एंगर का मतलब आपको पता ही है, गुस्सा। जॉइन का मतलब भी। अबहोर का मतलब आपको अगेन बताना है, अबहोर का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, अबहोर का मीनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 22, कॉमिट टू मेमोरी। तो ये तो सिंपल सा है,
बेसिकली क्या कि याद करना किसी भी चीज़ को, कमिट टू मेमोरी का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस ईडियम का वो होता है टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना, मेमोरी में फिट कर लेना, उसको बोलते हैं बिल्कुल दिल से याद कर लेना, है ना। तो टू लर्न बाय हार्ट उसको बोल लेते हैं कमिट टू मेमोरी, ठीक है। तो कमिट टू मेमोरी का मतलब टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि बिल्कुल दिल से अच्छे से याद कर लेना, कभी ना भूलना, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो वेरी कॉमन ईडियम है ये। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, ऐसा कुछ हो जाना, तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो टू अटैक समवन अनप्रोवोक, ये तो ठीक नहीं है। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। तो जिसकी किसी को उम्मीद ना हो वो ऐसा कुछ हो जाना ना, तो उसको बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फियर ऑफ हाइट को क्या बोला जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो देखिए हाइड्रोफोबिया का क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर के लिए यूज किया जाता है, फोबिया होता है डर। तो हाइड्रो यानी कि वाटर से डर, यानी कि जिसको वाटर से फियर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पायरो, पायरो बेसिकली ये जो रूट वर्ड्स होते हैं ना कुछ, पायरो का मीनिंग होता है हीट से रिलेटेड। तो जिसको क्या होता है हीट, यानी कि आप कह सकते हैं गर्मी या हीट, इससे जिसको भी फोबिया होता है, डर होता है, उसको बोलते हैं क्या, पायरोफोबिया। वहीं एग्रोफोबिया किसको बोला जाता है, बेसिकली जिसको भीड़ से या बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं ना, जिसको उससे डर होता है, फोबिया होता है, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। इसको याद कैसे रखें, जैसे एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट में क्या होता है, बेसिकली दो लोग या दो कंपनीज आपस में पास में आते हैं, ठीक है। पास में आते उससे क्या होती है, भीड़ होती है, तो उस भीड़ से आप इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो एग्रो, एग्री होना यानी कि है ना एग्रीमेंट, तो एग्रोफोबिया यानी कि जब लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो फोबिया होता है, डर होता है, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट बोला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया, ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है, जिसको हाइट से, ऊंची जगहों से डर होता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। सो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है अपोजिट मीनिंग किसका, हाइटस का। सो हाइटस का बताना है अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो हाइटस बेसिकली होता है किसी भी चीज में रुकावट आना, इंटरफेयर, बाधा डालना, इंटरफेयर करना, है ना, या बाधा डालना, या रोक देना, या रुकना, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली, तो यानी किसी भी चीज का बीच में ही रुक जाना, कंप्लीट ना हो पाना, उसको बोला जाता है हाइटस। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना था, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्लीटनेस, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का पूर्ण हो जाना, संपूर्ण हो जाना, वो क्या हो जाएगा, हाइटस का अपोजिट, ठीक है। तो कंप्लीटनेस क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने मॉक टेस्ट नंबर 9 किया। इसमें इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आरसी मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, आरसी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी बुक ले लीजिए या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। बस रीडिंग की अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो आप आसानी से आरसी कर लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल आरसी नहीं आता। वो सिंपल सा आपको पैसेज और जो स्टोरी बेस्ड होता है उसी तरह का आरसी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।